चलो भाई, तो ये टॉपिक था हमारा रेस्पिरेशन। इसको स्टार्ट किया था कल, हमने देखा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के बाद हमने रेस्पिरेशन में क्या सबस्ट्रेट यूज होता है और क्या प्रोडक्ट यूज होता है इसके बारे में बात की थी। फिर हमने बात की थी कि भाई किस तरीके से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद एरोबिक और एनोरोबिक रेस्पिरेशन की बात की थी। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि जो ग्लूकोज आपका वो ऑक्सीडाइज होता है और जो ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने फिर लास्ट में ग्लाइकोलाइसिस। तो रेस्पिरेशन हमारा 3 स्टेप में पूरा होता है। ग्लाइकोलाइसिस, आपका पायरुवेट ऑक्सीडेशन एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, एंड लास्ट में होता है हमारा ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, एंड कीमोस्मोसिस। तो कल हमने ग्लाइकोलाइसिस को थोड़ा बहुत देखा था। आज हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये ग्लाइकोलाइसिस था हमारा। ग्लाइकोलाइसिस में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होता है स्टेप बाय स्टेप टू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया था और इसको हमने पहले 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरीन थ्री फॉस्फेट बने थे, और ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरीन थ्री फॉस्फेट है इनसे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट है वो बन के तैयार होते थे हमारे। ठीक है, लास्ट में कल हमने यहाँ तक देखा था। फिर हमने ये भी देखा था अब इसमें कितनी एनर्जी यूज होती है और कितनी एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 6 स्टेप थी वो क्या थी, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, जहां पर हमने देखा था कि 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। और लास्ट की जो 6 स्टेप्स हैं वो क्या है, एनर्जी पी ऑफ फेज है, जहां पर हमने देखा था कि 4 एटीपी बनते हैं और 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते हैं। ठीक है, और अगर नेट की बात करोगे तो टोटल एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, 2 पायरुवेट बनते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, 4 एटीपी बनते हैं जिनमें से 2 यूज हो जाते हैं, तो नेट 2 एटीपी बनते हैं, और 2 एनएडीएच बनते हैं हमारे। ठीक है, तो ये नेट ओवरऑल रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना भाई। इसके बाद भाई नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ। देखो ये फोटो थी, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था। ठीक है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस बताया था मैंने आपको, जो कि कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। उसके बाद की जो सारी रिएक्शंस है वो कहाँ होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप होती है ग्लाइकोलाइसिस के बाद, यानी कि जब हमारे जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल कोए के अंदर भाई। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो रिएक्शंस होती है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू द एसिटाइल कोए। यानी पायरुवेट जो है हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन होना और इसको कन्वर्ट कर देना एसिटाइल कोए के अंदर। ठीक है, अब ये जो रिएक्शंस है ये अगेन जो सिट्रिक एसिड साइकिल होता है हमारा उससे पहले होती है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद। ठीक है, और सिट्रिक एसिड साइकिल से पहले ये बीच में एक स्टेप होती है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन ऑफ पायरुवेट पायरुवेट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है यानी कि अपॉन एंटरिंग माइटोकॉन्ड्रिया वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पायरुवेट फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द कंपाउंड कॉल्ड एसिटाइल को। यानी कि जैसे ही साइटोप्लाज्म से पायरुवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें भी एसिटाइल कोए के अंदर। ठीक है, इसके बाद ये जो कन्वर्जन है, ठीक है, यहाँ पर हमें इसको 3 रिएक्शन में पूरा होता है ये। तो फर्स्ट रिएक्शन को बोलते हैं हम डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है। हाँ, तो फर्स्ट पायरुवेट कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कि CO2, ये CO2 है, COO कर लो, CO2 कर लो की बात है, इज ऑलरेडी फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड एंड दस लिटिल chemical energy is removed and given off to the atmosphere, given as the molecule of oxygen। तो जो ये तो 3 स्टेप है, फर्स्ट में CO2 निकलेगा, सेकंड में क्या होगा, जो NADH है ये फॉर्म्ड होगा, और तीसरी में क्या होगा, जो एसिड जो कोएंजाइम A है ये ऐड हो जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास, पूरा एसिटाइल को है वो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं इनको आपको डायग्राम से बता देता हूँ। तो फर्स्ट डायग्राम नहीं, यहाँ पर ही देखोगे आप, फर्स्ट में क्या होता है, CO2 का निकलना, सेकंड में क्या होता है, जो NADH है भाई, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें CO2 का निकलना होगा, सेकंड है ऑक्सीडेशन, जहां पर हमारा जो NAD प्लस है ये NADH की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल और बन गया। ठीक है, और लास्ट में जो कोएंजाइम ए है ये इस पूरी स्ट्रक्चर के साथ बाइंड हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे ना, ये को ए, देखो ये
था हमारा पायरुवेट की स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पर देख रहे हो, सिंपल। अब इस पायरुवेट से आप CO2 निकाल दो, तो ये जो CO2 निकली हुई है इसको निकालोगे तो क्या होगा, ये इतना, ये एज ए CO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बचेगी लास्ट में। इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको जो सिंपल जो को एंजाइम ए है, को स्टैंड फॉर को एंजाइम ए, ठीक है, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसका नाम हो जाएगा एसिटाइल कोए। यानी कि ये जो ग्रुप है इतना, ये एसिटाइल है और इसके साथ जो कोए है ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपने अगेन केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो याद नहीं रखनी है, आपने एटलीस्ट इनके जो नाम है वो याद रखने हैं। और जो एंजाइम है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम इसमें, इसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि यहाँ पर भाई एक्ट करेगा, इन तीनों रिएक्शंस को प्रोसीड कराने में हेल्प करेगा। तो जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक एंजाइम नहीं है ये, आप सोच रहे हो 3 स्टेप है और एंजाइम एक है, ये अलग अलग 3 अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। इसको बोला जाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो कि इन तीनों रिएक्शंस को प्रोसीड कराता है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो रिएक्शंस है कहाँ हुई है, ये हुई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये अपनी याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या आ गया, अब एसिटाइल कोई की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर गया, ऊपर लिखा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी, ये देखो ये वाली, ये सेकंड थी और ये थर्ड भाई, थर्ड का नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले ये जो एसिटाइल कोई है ये कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये। तो इसके अंदर आप देखोगे सबसे पहले, एक सेकंड, तो नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड पे आता है हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल भाई। इसको हम क्रैब साइकिल भी बोल देते हैं, क्योंकि हेंस क्रैब नाम से पर्सन था कोई, इसने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। इसका तीसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कह देते हैं, क्रैब साइकिल कह देते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल कह देते हैं। ठीक है, और अगेन इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर जो सिंपली क्या होता है, इट इज ए मेटाबॉलिक फर्नेंस। फर्नेंस होता है एक भट्टी जिसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या करेगी, जो ऑर्गेनिक फ्यूल आपका, जो आप खाना खाते हो, जो अब पायरुवेट से एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो चुका है, उसको ऑक्सीडाइज कर देगी। और अब वो भी इसी बात, फ्यूल बर्न होगा तो क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगी। जब लकड़ी जलाते हो, लकड़ी जलाते हो तो क्या है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, पेट्रोल जलाते हो तो एनर्जी निकलती है, उससे अभी कार है वो चलती है। सेम उसी तरीके से जो आपने खाना खाया है वो क्या होगा, बर्न होगा। तो बर्न का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इससे क्या निकलेगी, एटीपी निकलेगी। और उस एटीपी से आप अपने जो डे टू डे लाइफ के जो काम होते हैं, चलना दौड़ना खाना पीना, ये सारा काम आप करते हो। कहाँ होगा क्रेब साइकिल, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होगा। ठीक है, इसके बाद पायरुवेट इज जनरेटेड इन द साइटोसोल ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस, इज ट्रांसपोर्टेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू द CO2। तो अल्टीमेटली जो एसिटाइल कोए है वो CO2 की फॉर्म में कंप्लीटली निकल जाएगा, मतलब गैस CO2 जो गैस है उसकी फॉर्म में वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा। समझ गए ना, जैसे मान लो उसको जलाओगे आप तो CO2 गैस निकलेगी, सिंपल। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने देखी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। साथ में जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, इसके बीच में, इनर मेम्ब्रेन के बीच में या फिर क्रिस्टी के बीच में जो स्पेस है ये वाला, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो जो क्रैब साइकिल होगा आपका वो मैट्रिक्स में होगा। ठीक है, आउटर वॉल स्मूथ होती है, इनर वॉल इन्वेजिनेटेड होती है, मतलब अंदर की तरफ टेढ़ी मेढ़ी धसी हुई होती है। ठीक है, या फिर फोल्डेड आप बोल सकते हो। तो इनर वॉल आप देखोगे इस तरीके से वो टेढ़ी मेढ़ी अंदर की तरफ फोल्डेड है। क्लियर है, अगेन ये पिक्चर आपको इसमें दिखाई दे रहा है। क्रिस्टी क्या होता है, फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन। मैट्रिक्स क्या होता है, एक्वस फेज विद इन द इनर मेम्ब्रेन। तो मैट्रिक्स क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड मटेरियल भरा होता है उसको बोलेगा मैट्रिक्स। ठीक है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसका नाम हो जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। या तो क्लियर है, ये चीजें याद रखना, ये काम में आएंगी अब। ठीक है ना, इसलिए आपको फोटो दिखाई है ये, नहीं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इससे कोई रिलेटेड नहीं है। बट आगे आने वाली जो चीज है वो मैट्रिक्स में, क्रिस्टी में और इन मेम्ब्रेन के बीच में अलग अलग एक्टिविटी होगी, अलग अलग रिएक्शन होंगी जो आपको हेल्प करेंगी याद रखने में। इसलिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया की जो फोटो है वो बताई गई है। इसके बाद अगर हम सिंपलेस्ट वे में कहें
तो अगेन ये देखो वही वही फोटो ऊपर छोटे वाले आपको याद होगा शुरू में दिखाई थी। तो ग्लाइकोलाइसिस हुई, पायरुवेट ऑक्सीडेशन हुआ, अब सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर क्या होगा, पायरुवेट, दो मोलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, ठीक है, यानी कि एक ग्लूकोज से दो मोलिक्यूल किसके बनते हैं, पायरुवेट के बनते हैं। जी अगेन पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब ये जो एसिटाइल कोए है ये एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, और जो CO2 है वो निकल जाएगी। देखो अब इसके पास क्या है, अगर आप इसको एक बार हटा देता हूं इसके पास अब क्या है, अ, दो कार्बन इसके पास, यानी कि एक तो को ए में कार्बन है, तो को ए तो पहले अलग अलग निकल जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पर दो कार्बन है, तो ये दो कार्बन दो CO2 की फॉर्म में और बाहर निकल जाएंगे, यानी कि एक बार एक CO2 निकलेगा, फिर से दूसरा CO2 निकलेगा। तो कंप्लीटली बर्न ऑफ ऑर्गेनिक फ्यूल्स। ऑर्गेनिक फ्यूल्स क्या, अब यहाँ पर एसिटाइल कोए है, समझ रहे हो ना मेरी बात को आप, ठीक है। तो जब ये पूरा कंबशन होगा तो क्या 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 बनेंगे, CO2 निकलेगा, इसके बाद तीन मोलिक्यूल ऑफ NADH निकलेंगे, ATP निकलेगी और FADH निकलेंगे। ये सिंपलेस्ट है, मतलब एक सिंपल में भी क्रेब साइकिल में होगा क्या, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें लगभग आप कह सकते हो ऑन एन एवरेज लगभग 7 से 8 अलग अलग स्टेप्स हैं, इनको हम नेक्स्ट फोटो में, नेक्स्ट पिक्चर में एक एक करके देखेंगे। तो ये थोड़ा अभी फॉर्म छोटा है, तो ये अभी आप इतने अगले एसिटाइल को एंटर करता है फिर आपको, इसके बाद इसके अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं इस तरीके से, और अल्टीमेटली यहाँ पर CO2, यहाँ पर CO2, और ये जो येलो में आपको दिखा रखे हैं एनर्जी प्रोडक्ट्स। अब इनको हम 1/3 कितनी होगी, 8 स्टेज होगी ये टोटल, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है। अब इन 8 को हम 1 by 1 देखेंगे भाई। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जो एसिटाइल कोए है ये एंटर करेगा मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम एंड बाउंड करेगा ऑक्सोलोएसिटेट के साथ, क्या बना देगा, सिट्रेट बना देगा आपका, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होती है ये। और कोई फोटो है इसकी, नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर भी तो ऑक्सोलोएसिटेट, मैं इसको हटा रहा हूँ एक बार फिर से, और रेड कलर है तो मैं यहाँ पर पेन ये बढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो एसिटाइल कोए मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, आपसे एग्जाम में आपके सिलेबस में ग्लाइकोलाइसिस का मेंशन नहीं कर रखा, बट इसका कर रखा है। तो एसिटाइल कोए बाउंड करेगा ऑक्सोलोएसिटेट के साथ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सिट्रेट बन जाएगा भाई। देखो सिंथेटेज मतलब बनाने वाला, सिट्रेट को बनाने वाला एंजाइम। तो इन दोनों को मिला के ऑक्सोलोएसिटेट 4 कार्बन है, 2 कार्बन इसके पास है, 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, और एसिटाइल कोए है ये आपका फर्स्ट में निकल जाएगा। फर्स्ट प्रोडक्ट है सिट्रेट भी आपका, यहाँ तक फर्स्ट रिएक्शन पूरी होती है। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो आपका सिट्रेट है ये एकोनिटेज एंजाइम की मदद से आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक आइसोमेरिक फॉर्म है, ठीक है। तो अगेन ये आपने स्टेप नंबर 2 एंजाइम याद रखना है, एकोनिटेज, सिट्रेट कन्वर्ट इनटू द आइसोसिट्रेट, जस्ट सिंपल, ठीक है। थर्ड स्टेप में आइसोसिट्रेट कन्वर्टेड इनटू द 2-ऑक्सोग्लूट्रेट। अब ये जो रिएक्शंस होगी इसमें जो एंजाइम होगा वो होगा आपका आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, और एक CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा, और आपका जो NAD+ है ये NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्या बन गया हमारे पास प्रोडक्ट, 2-ऑक्सोग्लूट्रेट। अब जो 2-ऑक्सोग्लूट्रेट है ये ऑक्सोग्लूट्रेट डिहाइड्रो, जहां पर भी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आए आपने NADH को बना देना इसके लिए, ठीक है। तो जो 2-ऑक्सोग्लूट्रेट था, ये 2-ऑक्सोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक NADH कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन आपका NADH NAD+ कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर, और जो दूसरा CO2 मॉलिक्यूल है वो भी यहाँ पर निकल जाएगा। देखो हमने, आपको याद होगा एसिटाइल कोए के अंदर 2 कार्बन थे, दोनों दोनों बर्न हो चुके हैं, ठीक है। हमने क्या लिया था, ऑक्सलो एसिटेट लिया था, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड था। अब नेक्स्ट जो स्टेप होंगी उसमें आपने कहीं पर भी CO2 को निकालना नहीं है, क्योंकि अगर आपने CO2 को निकाल दिया तो कार्बन नंबर कम हो जाएगा आपका। ऑक्सलो एसिटेट जो शुरू में हुआ था, या ये जो प्रोडक्ट था ऑक्सलो एसिटेट, सॉरी, ये नहीं बनेगा। क्लियर है, तो जो नेक्स्ट स्टेप होंगी जितनी भी, उनमें आपने अब ना ही तो CO2 को एग्जिट करना है,
ठीक है, जस्ट सिंपल आपने जो जो 2-ऑक्सोग्लूटारेट से जो प्रोडक्ट बना सुसिनाइल कोए, इसको आपने बस चेंज करते रहना है और आपके अलग अलग जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं वो बनते रहेंगे। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 के बाद थर्ड में क्या हुआ था, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो गया था। तो थर्ड स्टेप है ये 2-ऑक्सोग्लूटारेट में, और 2-ऑक्सोग्लूटारेट फोर्थ स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा सुसिनाइल कोए के अंदर। ये इनके नाम है, आपने केमिकल स्ट्रक्चर नहीं याद करनी, एटलीस्ट आपने इनके नाम और एंजाइम कौन कौन से यूज हो रहे हैं वो आपने याद करने हैं। ठीक है, इसके बाद में जो सुसिनाइल कोए है, ये अगेन इट सुसिनाइल सिंथेटेज की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा सुसिनेट के अंदर, और अगेन इसके पीछे देखो कोए लगा हुआ था, अब ये कोए भी यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ये दिखा रखा कोई एग्जिट हो रहा है, और जो एडीपी है ये एटीपी के अंदर तो ये अगेन एक एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहा है जब सुसिनाइल कोए कन्वर्ट होता है सुसिनेट के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो सुसिनेट है अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरेट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर भी एंजाइम आ जाएगा आपका फ्यूमेरेट सुसिनेट डिहाइड्रोजनेज, अगेन यहाँ पर FAD जो प्लस है ये कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 के अंदर। ठीक है, यानी कि ये भी एक एनर्जी प्रोडक्ट होता है। इसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, जो फ्यूमेरेट बना है, फ्यूमेरेट कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट के अंदर, और लास्ट में जो मेलेट है नंबर, ये नंबर 7 थी और ये नंबर 8 हो जाएगा यहाँ पर, और जो आपका जो मेलेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जुलो एसीटेट के अंदर। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस पूरी रिएक्शन। ठीक है, जब मेलेट कन्वर्ट होता है एंजाइम मेलेट डिहाइड्रोजनेज से, तो अगेन फिर से आप एक NADH फिर से बना लोगे आप। ठीक है, अब हम ओवरऑल की अगर बात करें तो ये ओवरऑल आपको थोड़ा फोन छोटा है बट आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है थोड़ा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनाया, एसिटाइल कोए से सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की मदद से सिट्रेट बनाया। यहाँ पर एसिटाइल कोए बाइंड करता है ऑक्जुलो एसीटेट के साथ, क्या बना, सिट्रेट बना। सिट्रेट एकोनिटेज एंजाइम की मदद से आइसोमेरिक फॉर्म में रहता है, यानी सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट दोनों आइसोमेरिक फॉर्म है ये। ठीक है, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा 2-ऑक्सोग्लूटारेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, और एक NADH मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाता है और एक CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद 2-ऑक्सोग्लूटारेट कन्वर्ट हो जाएगा आपका सुसिनाइल कोए के अंदर। तो यहाँ पर देखो को ए ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर आप इसमें दिखाओगे कोए यहाँ पर ऐड हो रहा है। ठीक है ना, तब अब कोई तो था ही नहीं इसके पास, तो यहाँ पर फिर से कोए ऐड होता है, यानी कि को एंजाइम ए इसका नाम है पूरा ये। ठीक है, और अगेन एंजाइम क्या हो जाएगा 2-ऑक्सोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, तो डिहाइड्रोजनेज होगा तो अगेन CO2 एग्जिट होगा और NDH बनेगा। इसके बाद सुसिनाइल कोए बन गया, सुसिनाइल कोए कन्वर्ट हो जाएगा सुसिनेट में, तो अगेन देखो सुसिनाइल कोए से आपने सुसिनेट बनाना है तो सिंथेटेज एंजाइम यूज हो रहा है, बनाने वाला, सिंथेसिस करने वाला, तो अगेन एंजाइम का नाम हो जाएगा सुसिनाइल कोए सिंथेटेज, जो बनाएगा, किसको बनाएगा, सुसिनेट को बनाएगा। अब जो सुसिनेट है अगेन जब ये बनता है तब एक ATP मॉलिक्यूल यहाँ पर फिर से बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद जो सुसिनेट है और फ्यूमेरेट है ये अगेन आइसोमेरिक फॉर्म में रहते हैं, बट इनका जो कन्वर्जन होता है उस टाइम पर जो एंजाइम सुसिनेट डिहाइड्रोजनेज, देखो जो एरो लगा रखी है ना, दो वाली, यहाँ पर दो वाली है, यहाँ पर दो वाली है, जो दो एरो आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि दोनों इंटरचेंज होते रहते हैं, एक बार वो उसमें बन जाएगा और वो वापिस कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट तो जो फ्यूमेरेट बना आपका, ये फ्यूमेरेट मेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मेलेट भी क्या आपका देखो यहाँ से लेकर आपका यहाँ से सुसिनाइल कोए से लेकर ऑक्सुलो एसीटेट तक आपने जो कार्बन नंबर है 4 ही रखना है, 1 2 3 4। अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर में देखोगे नंबर ऑफ कार्बन 4 ही रहेगा। ठीक है, ना ही तो आपने कोई कार्बन ऐड करना है, ना ही कार्बन आपने रिमूव करना है। ठीक है, तो जो मेलेट है ये फ्यूमेरेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट में, और मेलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से, देखो यहाँ पर क्या होता है, एक CO2 निकलती तो है, बट ये जो CO2 है इसमें, एक सेकंड, 1 2 3 4, एक सेकंड हटा रहा हूं, तो यहाँ पर आपका यानी कि जो आपका मेलेट है ये ऑक्सुलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, एंजाइम मेलेट डिहाइड्रोजनेज, और आप कह सकते हो जो NAD प्लस है भाई, ये NADH के अंदर कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ मैलिक एंजाइम। तो ये जो प्रोसेस है थोड़ी ही डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट अभी आपने केवल इसमें इतना याद रखना है। अगर हम लास्ट पार्ट को देखेंगे, फ्यूमेरेट इज, ये यहाँ से था हमारा, बता रहा हूँ, फ्यूमेरेट इज हाइड्रेटेड टू प्रोड्यूस मेलेट, तो अगेन फ्यूमेरेट क्या बन जाएगा, मेलेट बन जाएगा हाइड्रेटेड, क्योंकि वाटर यूज होगा यहाँ पर। ठीक है,
यानी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैलेट इज देन ऑक्सीडाइज्ड टू द मैलेट डिहाइड्रोजनेज टू रीजनरेट ऑक्सिलो एसीटेट एंड प्रोड्यूस अनदर NADH। तो अगेन जो मैलेट है ये फिर से मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से ऑक्सिलो एसीटेट के अंदर OAA के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंड OAA प्रोड्यूस्ड इज नाउ एबल टू रिएक्ट विद अनदर एसिटाइल CoA टू कंटिन्यू द साइकिल। तो जो साइकिल हमारा वो लगातार इस तरीके से जो कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। तो ये पूरा क्या था आपका सिट्रिक एसिड साइकिल बोल लो इसको, या फिर क्रेब साइकिल बोल लो, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोल लो इसको। ठीक है, ये आपने याद करना पड़ेगा। तो मैलिक एंजाइम डीकार्बोक्सिलेट द मैलेट टू द पायरुवेट एंड enable the plant mitochondria to oxidize malate। इसके बाद ये 8 स्टेप आपने इसमें याद रखनी है। आपने जो फोटो है जो आप यहाँ पर देख रहे हो विदाउट केमिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पर इनके अलग अलग नाम लिखे हुए हैं कि अभी किस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सारा सब जो मैंने को बोल के बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको एक बार पढ़ लेना बुक से। ठीक है, आपको जो साइकिल है इसको 2 से 3 बार लिखने की, पहले एक बार देख के लिखना, फिर आंखें बंद करके, मतलब आंखें बंद मतलब आंखें बिना किताब के लिखना, और उसके बाद फिर आपने इसको मन मन में एक बार रिवाइज करना आंखें बंद करके, और फिर इसको फिर से रिप्रोड्यूस करना कॉपी बिना देखे, तब आपको जो चीजें हैं वो याद हो जाएंगी। इतना मुश्किल नहीं जितना शुरू में देखते हैं चीजों को तो मुश्किल लगती हैं, बट जब उसको 2 से 3 बार आप लिख के देख लोगे ये आपको आसान लगने लग जाएंगे। बस आपने नाम और कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है और क्या प्रोडक्ट निकल रहा है, बस ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद भी नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे हम, हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यानी कि अब हम आ जाएंगे यहाँ पर, ये देख रहे हैं आपको लास्ट में है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखो अभी तक आप सोच रहे हो जब मैंने तो खाना खाया तो सारा निकल गया, बर्न हो गया। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर क्या होगा, एक्स्ट्रा ATP बनेगी। अभी तक क्या बना है, ATP तो बनी है लेकिन उतनी नहीं बनी जितनी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। ठीक है, नॉर्मली एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से अराउंड 30+ जो ATP वो बनती है, लेकिन अगर आप ग्लाइकोलाइसिस में देखोगे तो कितनी बनी थी, 4 बनी थी, 2 यूज हो गई थी, टोटल 4 बनी, 4 थी। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितनी बनी है, यहाँ पर एक ही है, एक यहाँ पर बनी है, तो 30 तो बहुत ज्यादा है, अभी तक तो 5 ही बनी है, तो 25 कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो अब आपने जो एक्स्ट्रा 25+ जो ATP हैं उनको आपने बनाना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम एक अलग से पाथवे को फॉलो करते हैं, इसका नाम होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भाई। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर याद होगी, अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी। उसकी इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, इनफोल्डेड होती है, जिसको क्रिस्टी बोलते हैं, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अब उस इनर मेम्ब्रेन में क्या होगा, अलग अलग जो एंजाइम्स हैं, अलग अलग जो प्रोटीन्स हैं वो रहते हैं एक चेन की फॉर्म में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या होगा, अब जो आपके जो एनर्जी प्रोडक्ट्स बने हैं वो वापस अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में चेंज होंगे। जैसे कि अगर बाद में आते हैं, यहाँ पर देखोगे आप, अभी तक देखो, अभी तक ये हमारा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है नीचे, क्लियर है। ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे, तो इनर मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है, ये फॉस्फोलिपिड हेड है, और ये टेल है इसकी, ये नीचे वाली, तो 2 लेयर होती हैं ये। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स इम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। इनके अलग अलग नाम है, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। ये आपने नाम याद रखने पड़ेंगे। इनके नाम है, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स 1 इज, इस तरीके से होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4, 5। ठीक है, जो कि एक लाइन में जुड़े रहते हैं। जैसे ही 5 पूरा होता है इससे आगे फिर से कॉम्प्लेक्स 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3, पूरी जो अब हमारा क्रिस्टी होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनर मेम्ब्रेन, वहां पर ये अरेंज रहते हैं इस तरीके से। अब तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है इसका नाम है, अभी आपने केवल नाम याद रखना है, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम हो जाएगा NADH डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है सुसिनेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, चलो अब लिख लो, लिख रहे हो तो फर्स्ट का हो जाएगा NADH डिहाइड्रोजनेज, दूसरे का नाम कॉम्प्लेक्स 2 का नाम हो जाएगा चूसने डिहाइड्रोजनेज, तीसरे का नाम हो जाएगा साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो देखो अगेन ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है भाई, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, अलग अलग प्रोटीन्स हैं जो कि सीक्वेंस में जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आयरन सल्फर सेंटर होता है, साइटोक्रोम B होता है, साइटोक्रोम C1 होता है एंड साइटोक्रोम C होता है। ये सारी सारी जो प्रोटीन्स हैं इस कॉम्प्लेक्स में इकट्ठे रहते हैं, इसलिए इसको साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, इसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, नाम याद हो गए। और कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का नाम होता है ATP सिंथेटेज, यहाँ पे स्लाइड नहीं है ये। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का नाम हो जाएगा ATP सिंथेटेज, ये 5 वाला। देखो अब इसमें होता क्या है, हम इनको थोड़ी देर में देखेंगे, अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि अब एनर्जी कैसे बनेगी, जस्ट सिंपल। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमारे पास क्या बने हैं, अब तक हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन हुआ है, और क्या क्या बने हैं, NADH, FADH2, ATP, ये 3 चीजें बनी है। CO2 बनी है, वो गैस की फॉर्म में बाहर निकल आएगी, जब सांस छोड़ते हैं या प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं वो बाहर चली जाती है। अब हमारे पास प्रोडक्ट है ये वाले भाई। ठीक है, NADH है, ये NADH है, यहाँ पर हमारा FADH2 कहाँ गया, दिख रहा कहीं पर आपको, NADH यहाँ पर भी है, NADPH बोलने की बात है। एक होता है आपका FADH2, आई थिंक यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर इस जगह होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट्स बने आपके सारे के सारे, ठीक है, यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, वो क्या करेगा, वो NADH के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ले लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा NAD+ के अंदर, ये वाला। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है, इससे रिसीव करता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी से मैट्रिक्स से, ये मैट्रिक्स आपका और ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, मैट्रिक्स से 4 H+ आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं, यानी कि दोनों माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उनके बीच में जो स्पेस बताया था मैंने, जिसको हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, वहां पर 4 H+ आयन पंप हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही जो आपका सुसिनेट है, ठीक है, ये क्या करता है, ये FADH2 जो होता है हमारा, उसको कन्वर्ट करता है FAD+ के अंदर, और यहाँ पर भी क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। लेकिन जब ये कन्वर्जन हो रहा होता है तब कोई एक्स्ट्रा जो प्रोटॉन्स है उनको पंप नहीं करता है, ये आपने थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आगे यहाँ पर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, यहाँ पर जब आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में, तब इलेक्ट्रॉन इससे मूव होते हैं, तब कॉम्प्लेक्स नंबर 3 भी क्या करेगा, एक्स्ट्रा 2 प्रोटॉन्स को वापिस, एक बार में 2, दूसरी बार में 2, टोटल 4। ठीक है, 4 प्रोटॉन्स को इंटरमेम्ब्रेन में फिर से पंप कर देगा। उसके बाद हम आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले यहाँ पर आए, यहाँ से यहाँ पर आए। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पर आने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर के अंदर, यानी कि ऑक्सीजन से, इलेक्ट्रॉन की मदद से ऑक्सीजन पानी बना लेगी। ठीक है, और जब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये भी क्या करता है, 2 प्रोटॉन को फिर से पंप कर देता है यहाँ पर। अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स ऑफ प्रोटॉन पंप है, प्रोटॉन्स आयन है, उनकी बढ़ जाएगी। और फिर जैसे कि फोटोसिंथेसिस मैंने बताया था आपको, जैसे कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाएगी, ये सारे सारे जो प्रोटॉन्स हैं एक एक करके ATP सिंथेटेज, जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है जिसका नाम ATP सिंथेटेज है, उससे वापस मैट्रिक्स में एंटर करेंगे। और जब ये वापस 1 बाय 1 एंटर करते हैं, तब जब ये भागते हुए आते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी की मदद से ADP और इनोनिल फॉस्फेट जुड़ जाते हैं और ATP बनती रहती है लगातार। समझ गए? ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो यहाँ पर हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 NADH डिहाइड्रोजनेज, इसने क्या किया, NADH को के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको इसने रिसीव कर लिया और
कन्वर्ट कर दिया इसको Na+ के अंदर में, ठीक है। और क्या किया, 4 प्रोटॉन्स को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर दिया, ठीक है। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द NADH आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर 1। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकाल लेगा, मतलब इसको क्या कर देगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। इलेक्ट्रॉन्स कैरी इन द कॉम्प्लेक्स 1 इंक्लूड ए टाइटली बाउंड। तो इसके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 होता है, इसमें क्या होता है, FMN कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि एक फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड बहुत सारे आयरन सल्फर सेंटर होते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर बता रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। इतना आप मत याद करना, बट आपने बस थोड़ा बहुत पता होना, जिसके अंदर क्या होते हैं, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं और आयरन सल्फर सेंटर होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है, ट्रांसफर करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को यूबिक्यूनिन में। यूबिक्यूनिन क्या होता है, एक स्मॉल लिपिड सोल्यूबल प्रोटॉन कैरियर होता है जो कि मेम्ब्रेन के बीच में होता है एंड कैन डिफ्यूज विद इन द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी कि यूबिक्यूनिन क्या होता है, एक मोबाइल कैरियर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए कॉम्प्लेक्स 1 के पास आएगा और वहां से लेके अगले कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। और जैसे ही तो ये जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसके रिस्पॉन्ड में 4 प्रोटॉन्स पंप फ्रॉम मैट्रिक्स टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन पेयर पासिंग थ्रू द कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा हुआ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तब 4 प्रोटॉन चले जाएंगे। तो टोटल अगर मान लो यहाँ पर 4, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2 H+ आयन जाएंगे, 2 है तो 4 जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको सिमेट्रिकली लिख सकते हो। अब ये जो मैंने बताया आपको बीच में यूबिक्यूनिन, भाई ये बता देता हूँ आपको कहां पर, इसमें ये देखो ये वाला UQ क्या होता है, यूबिक्यूनिन होता है। ये क्या करेगा, ये मोबाइल कैरियर होता है। ये कहां पर है, मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ये इधर भी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए और देने के लिए कॉम्प्लेक्स 2 के पास भी चला जाएगा, समझ गए। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का नाम है सुसिनेट डिहाइड्रोजनेज। भाई ये क्या करेगा, इट ऑक्सीडाइज द सुसिनेट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड कैटालाइज बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर 2। यहाँ पर क्या होगा, जो FADH2 बना भाई, इसका क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका FAD+ के अंदर। और अगेन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यूबिक्यूनिन पूल के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ये कोई प्रोटॉन्स को पंप नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद आपने रखना है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये देखो ये हमारा था यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको एक बार हटा, ये यूबिक्यूनिन, ठीक है। इन बाकी को छोड़ दो आप, ये जो बाकी है इनको एक बार आप छोड़ दो। आपने केवल कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को देखना है और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को। तो सुसिनेट डिहाइड्रोजनेज, सुसिनेट को कन्वर्ट कर देगा फ्यूमेरेट में, कॉम्प्लेक्स सुसिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा यूबिक्यूनिन में, ठीक है। अब ये जो यूबिक्यूनिन है, ये देखो ये जो डॉटेड एरो बना रखी दिख रही है आपको, इसके पीछे से है ये, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो यूबिक्यूनिन है इकट्ठा करके कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से और 2 से पास कर देगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास, या फिर एक बीच में और इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जिसका नाम होता है अल्टरनेट ऑक्सीडेज, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव प्लांट तब करता है जब प्लांट को कोई स्ट्रेस होती है या फिर प्लांट के ऊपर कोई दवाई वगैरह आप छिड़क देते हो, जिस वजह से मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ब्लॉक हो जाए, कॉम्प्लेक्स 4 ब्लॉक हो जाए, कॉम्प्लेक्स 5 ब्लॉक हो जाए, कोई फंगीसाइड है या वीडीसाइड की वजह से। तो उस टाइम पर प्लांट क्या करता है, प्लांट इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को यूज करके वाटर बनाएगा विद द हेल्प ऑफ अनदर प्रोटीन नोन एज अल्टरनेट ऑक्सीडेज। भाई ये नहीं आप लिखा हुआ अल्टरनेट ऑक्सीडेज इज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम द यूबिक्यूनिन। लेकिन नॉर्मली ये डायरेक्ट रिसीव नहीं करता है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, ठीक है। अब तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और 2 ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए हैं, यूबिक्यूनिन पूल को दिए हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके देखो, इसकी पीछे से डॉटेड लाइन है, इसके अंदर से नहीं दिखा रखी है, दिख रही है वो डॉटेड लाइन, ये ब्लैक लाइन। ये डॉटेड लाइन कहाँ गई, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास गई, जिसका नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, तो दिस कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइज reduce ubiquinone and further transfer the electron to the cytochrome C। तो अगेन ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा और अगेन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ये अगेन 4 प्रोटॉन को पंप करेगा।
यानी कि एक के लिए 2 H प्लस आयन को पंप करेगा, अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 4 H प्लस आयन को पंप कर देगा, और बाद में अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम सी को दे देगा भाई। तो साइटोक्रोम सी क्या है, अगेन ए स्मॉल प्रोटीन लूजली अटैच्ड इन द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। ये देखो यहाँ पर है, ये वाला साइटोक्रोम सी। यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 साइटोक्रोम सी को दे देगा। साइटोक्रोम सी कहां पर है, टुवर्ड द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि जिस साइड आपका माइटोकॉन्ड्रियल, जिस साइड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, उस साइड आपका उस मेम्ब्रेन के ऊपर एक मोबाइल कैरियर होता है जिसका नाम होता है साइटोक्रोम सी। तो साइटोक्रोम सी क्या है, इट इज ए पेरिफेरल प्रोटीन्स दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर 3 टू द कॉम्प्लेक्स नंबर 4। यहां तक समझ में आ रहा आपको? ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर 4 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा कहां से, साइटोक्रोम सी से। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का नाम हो जाएगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भाई। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज या फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इट इज ए टर्मिनल ऑक्सीडेज that bring about 4 electron reductions to oxygen to produce 2 molecule of water molecule। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को यूज करके ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देगा 2 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है प्लस में जो ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके और दो वाटर मॉलिक्यूल, एक नहीं 2 वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। जैसे कि आपको इसमें यहाँ पर इसमें एक सिंगल दिखा रखा है, ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन ये फाइनली यूज हो जाएंगे, मतलब इनका जो काम हो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से पंप होते हैं तो अगेन फिर से पर इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन्स को फिर से पंप करता है। मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 4 H प्लस आयन को फिर से मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर देगा। अगेन जैसे कि आपको इस फोटो में यहाँ पर दिखाया गया है भाई, यहाँ पर आप देखोगे ये एक इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग बता रखा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 होंगे, सिंपल सी बात है। यानी पर इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन्स पंप आर पंप इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 प्रोटॉन्स हैं वो पंप होते रहेंगे। तो जैसे ही मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया और वो इससे ट्रेवल किया, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से ट्रेवल किया ऑक्सीजन तक जाने के लिए, तो जब वो ट्रेवल करता है उस ट्रेवलिंग के टाइम पर 2 जो प्रोटॉन्स हैं वो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाएं। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिटेड बाय द कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड एंड एजाइड। ये इनहिबिटर्स होते हैं जो कि आपके हर्बिसाइड और वीजिसाइड वगैरह में देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट तो ये सारी आप लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ 5 एडिशनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंजाइम और भी होते हैं, यानी जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके सिलेबस में है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये मैंने आपको बता दिया। 5 का नाम एटीपी सिंथेटेज है, कॉम्प्लेक्स 5 एटीपी सिंथेटेज है। ठीक है, इन पांचों के अलावा कुछ और भी होते हैं भाई, यानी कि जो सिस्टम हो इतना सिंपल नहीं होता है। ठीक है, इनके अलावा जिसके आप यहाँ पर देखोगे ये वाले, ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये क्या है, लाइक अल्टरनेट ऑक्सीडेज आपका NADPH डिहाइड्रोजनेज है, NADH डिहाइड्रोजनेज है, NADPP प्लस डिहाइड्रोजनेज है। तो अलग अलग और भी इसमें क्या होते हैं, एडिशनल कैरियर होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके और यूबिक्विन को लगातार देते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 और ये 5वां, ये 500 यहाँ पर इसमें दिखा रखे। ठीक है, बट आपने ये 500 नहीं करने हैं, आपने जो मेन है वो आपने ये 500 करने हैं बस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से लेकर एंड 5 तक। इसके बाद भी नेक्स्ट आते हैं हम तो ये देखो सारा है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, वही फोटो है। ये कहाँ हो रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में हो रही है। ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऊपर, ये इंटर मेम्ब्रेन है और ये मैट्रिक्स है। क्लियर है, यहाँ पर आप देखोगे ये कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5। जैसे इलेक्ट्रॉन, ये जो येलो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस है वो ऐड हो रही है। अल्टीमेटली यहाँ पर
एच प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सारी सारी जो एच प्लस आयंस हैं वो एटीपी सिंथेटेज से वापस मैट्रिक्स में आएंगे, और जब ये आते हैं तो उस एनर्जी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज कर लेंगे और एटीपी बनाते रहेंगे। अल्टीमेटली जो हमारा शरीर होता है, प्लांट का सिस्टम होता है, वो एटीपी को एज एनर्जी करेंसी यूज करता है, ना कि एनएडीएच को या फिर एफईडीएच को। ठीक है, इसलिए हमने लास्ट में जो एटीपी वो बनानी पड़ती है। अब एटीपी बनेगी कैसे? तो सबसे पहले आपने ये 5 स्टेप है, इसको बोलते हैं कीमो ओस्मोसिस भाई। हाँ, ये वाला कीमो ओस्मोसिस कपल्स। ठीक है, टाइम नहीं, मेरा लेक्चर भी बस खत्म हो रहा है, ये बस थोड़ा रहता है, उसके बाद ये लास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें क्या होता है कि जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, तो ये जो व्हाइट सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, दी आर द प्रोटॉन्स। ठीक है, तो प्रोटॉन्स, तो अगेन जो एटीपी सिंथेटेज होता है, इट हैव टू कंपोनेंट्स, F1 एंड F0। यहाँ पे तो लिखा नहीं होगा कहीं पर, ये लिखा है नहीं लिखा है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है F0 और एक होता है F1। ठीक है, अभी आप इतना ही समझ लेना है कि ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये एक एक करके जब आते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर जो एटीपी सिंथेसेस कॉम्प्लेक्स है ये रोटेट करता है, इसमें रोटेटर होता है। और जब ऐसे समझ लो एक पंखा है, और उसके जो पंख हैं उनको आप एक एक करके एक बॉल से ऐसी बॉल मारोगे उसके ऊपर, तो पंखा घूमेगा। सिंपल सी बात है, जो हमारा गोल पंखा होता है उसके ऊपर तो एक एक करके आपको बॉल मार रहे हो, तो बॉल अगर टकराएगी तो उसके बाद बॉल टकराने के बाद आगे चली जाएगी और पंखा आपका घूमेगा। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर इसके अंदर जो रोटर होता है ये रोटेट करता है, इसकी वजह से इसके अंदर जो इंटरनल रोड होती है ये रोटेट करती है, और जब ये रोटेट करती है तो इसके अंदर कैटालिटिक साइट्स होती हैं, वो भी रोटेट करती हैं, और जब वो रोटेट करती हैं उनके रोटेशन से यहाँ पर जो एटीपी है ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये 5 स्टेप्स हैं, ये आप थोड़ा इनको पढ़ लेना भाई। तो कीमोसोमोसिस में यही बता रखा है कि NADH and FADH2 settle high energy electrons extracted from the food during the glycolysis and citric acid cycle into the electron transport chain built into the mitochondrial matrix। ये क्या बता रहा है कि जो फूड के पास एनर्जी थी उसको हार्वेस्ट कर लिया NADH ने और FADH2 ने, और इनके पास जो एनर्जी थी उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने उनसे जो इलेक्ट्रॉन्स को वापस ले लिया और एनर्जी को बना लिया। ठीक है, इसके बाद तो गोल्ड एरो, ये जो एरो है यहाँ पर, ये एरो रिप्रेजेंट की हुई है। ठीक है, यानी कि फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर पास टू द ऑक्सीजन एंड एंडिंग द चेन ऑफ फॉर्मिंग वाटर। यानी कि ये वाला बता रहा है गोल्डन एरो रिप्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली रीच टू द ऑक्सीजन एंड विद हेल्प ऑफ प्रोटॉन्स दे फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का काम हो खत्म होता है। Most electrons of the chains are grouped into the 4 complex। तो अगेन एक यूबिक्विनिन होता है, साइटोक्रोम है, मूव रैपिडली, यानी कि बीच में क्या होते हैं साइटोक्रोम सी एंड यूबिक्विनिन, ये दोनों दोनों मोबाइल होते हैं, ये बीच में भागते रहते हैं, उधर से इलेक्ट्रॉन लेगा उधर देगा उधर से, मतलब इस तरीके से चलते रहते हैं ये। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 3 एंड 5 when they accept and donate the electron they pump protons into the matrix from the matrix to the intermembrane space। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो 2 है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो 2 है जिसका नाम है FADH2 या फिर सुसिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये किसी भी प्रोटॉन्स को पंप नहीं करता है। ठीक है, और अल्टीमेटली जो केमिकल एनर्जी ओरिजिनली हार्वेस्टेड फ्रॉम द फूड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोटॉन्स मोटिव फोर्स, यानी कि जो एनर्जी थी जो फूड में थी वो पहले इलेक्ट्रॉन बाउंडिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुई और वहां से फिर प्रोटॉन की फॉर्म में इकट्ठी हो गई है। और जब अगेन ये जो प्रोटीन मोटिव फोर्स बना है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स बना है, इससे अगेन जो ग्रेडियंट बनी है इसकी मदद से क्या हो जाएगा, जो एटीपी है वो बनेगी भाई, जब प्रोटॉन्स 1 by 1 वापस आते हैं। तो ड्यूरिंग कीमोस्मोसिस प्रोटॉन फ्लो बैक down their concentration gradients via ATP synthase
एंड देन एटीपी सिंथेटेज हार्नेस द प्रोटॉन मोटिव फोर्स। जब प्रोटॉन्स ऊपर से नीचे भागते हैं तो उस टाइम पर जो फोर्स, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एटीपी सिंथेटेज हार्नेस मतलब उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको यूज करता है उस फोर्स को एडीपी को एटीपी बनाने में। टुगेदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड कीमोसोमर्स मेक अप द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो आपसे पूछे राइट इट शॉर्ट नोट्स या फिर एक्सप्लेन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, तो आपने ईटीसी एंड कीमोसमोसिस दोनों को आपने बताना पड़ेगा, तब जाके आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है वो पूरा होता है। तो इसके अंदर देखो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हेडिंग, इसके अंदर ईटीसी एंड कीमोसमोसिस पे। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीटली जो रेस्पिरेशन है टॉपिक ये पूरा होता है भाई, ठीक है। तो अब लास्ट में क्या बचता है इसमें, आपने ये बताना पड़ेगा कि भी कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं वो बनेंगे अल्टीमेटली, ठीक है। तो इसको छोड़ रहे हैं हम, छोड़ रहे हैं। एक पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और रहता है, ठीक है। तो इसको मैं स्लाइड यहाँ पर वो कर रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ मैं, तो इसको आप देख के साइकिल है ये, जैसे हमारा C3 C4 साइकिल थे वैसे ही साइकिल है। इसको बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करना, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर कब होगा आपका, अगले मंडे को, अगले मंडे को। हाँ जी, तो या तो कल या फिर अगले मंडे को, जब भी होगा मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ तक आपने जो पढ़ा है भाई, अभी वो डिस्कस करेंगे, हमको बता देंगे, ठीक है। अगर नहीं हो तो आप क्लास में आ जाना, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज चिका में स्पोर्ट्स डे है कुछ ऐसे कुछ करके। चलो, तो देखो ग्लाइकोलाइसिस हुआ था हमारा, याद होगा आपको। ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी कितने बने थे, 4 बने थे, याद होगा आपको। 2 यूज हो गए, तो बने कितने थे अभी, बने तो 2 ही थे, सॉरी 4 ही थे। और एनएडीएच बने थे। एक एनएडीएच की जो वैल्यू होती है वो लगभग 1.5 एटीपी की इक्विवेलेंट होती है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये निकल के आता है 6 के आसपास। सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एटीपी कितने बने थे, 4 बने थे टोटल। उसके बाद 16 एनएडीएच, एक सेकंड, ये हाफ होगा, डबल कर रखा है नंबर इन्होंने, 30 बनेगा ये, यानी कि यहाँ पर 4 पे ये कर रखा है। मैक्सिमम यील्ड ऑफ साइटोसोलिक एटीपी फ्रॉम द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सुक्रोज। अच्छा, सुक्रोज ले रखा है ना, सुक्रोज। अगर आप ग्लूकोज ले हुए तो ये यहाँ पर, ये तो 4 ही रहेंगे, यहाँ पर ये 2 हो जाएंगे। यहाँ पर भी आप इसको 2 कर लोगे, यहाँ पर इसको आप 8 कर लोगे। तो सुक्रोज क्या होती है, डाइसैकेराइड्स होती है। तो डबल नंबर यहाँ पर हमने दिखा रखा है, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में जो टोटल नंबर ऑफ, अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमने सुक्रोज लिया है, अगर आप ग्लूकोज लोगे ना तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एटीपी है वो 30 के आसपास निकल के आएंगे। सुक्रोज में डबल हो जाता है, सिंपल। वो डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड होती है, सुक्रोज डाइसैकेराइड शुगर है, ठीक है। बस भाई आप इतना कर लेना, ये थोड़ा बहुत और बचता है। और इसमें जो नंबर ऑफ एटीपी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैक्सिमम पर ग्लूकोज नंबर है 30 to 32। कई बार 30 बनते हैं, कई बार 32 बनते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग आप कह सकते हो, इसके अंदर अलग अलग सटल सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अलग सटल सिस्टम है, फिर सेकंड है, और फिर थर्ड है भाई। यानी कि सटल सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो कि अगर मान लो ये जो यहाँ पर एनएडीएच बने हैं ना, मेन इनका चक्कर होता है। देखो ये कहाँ बने हैं, अगर जो एनएडीएच की जो वैल्यू है, ठीक है, ये अराउंड 1.5 के आसपास होगी, या फिर 1.5 नहीं, कितना था, 2.5 ना था ये, हाँ 2.5 के आसपास होगी। तो 2.5 के बराबर कब होगी, जब आपके एनएडीएच माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेंगे। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर बन रहे हैं ये, तब इनकी जो वैल्यू है ये 1.5 के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इन एनएडीएच को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के लिए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन स्टल स्पेस सिस्टम होते हैं जो इनको लेके जाते हैं। अब वो तो लेके जाएगी इनको, तो इनके लेके जाने में आप ऐसा समझ लो, इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है।
भाई एक चीज तो मान लो आप रसोई में खाना बना रहे हो, एक तो आपको सारी चीजें रसोई में मिल रही, एक आपने उनको दुकान से लेकर आना पड़े, तो दुकान से लेके आओगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी ना, तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। सेम उसी तरीके से जो यहाँ पर दो एनएडीएच बने हैं साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पर, इनकी वैल्यू कम होती है, तो ये 2.5 एटीपी के बराबर नहीं होते, ये अराउंड 1.5 के आसपास होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो FADH2 है इसकी वैल्यू भी लगभग 1.5 के आसपास रहती है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अराउंड आप कह सकते हो लगभग 28 एटीपी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, 4 बने थे आपके ग्लाइकोलाइसिस में, तो टोटल हो जाएंगे 32, ठीक है। और ओनली 30 एटीपी इफ द लेस एफिशिएंट शटल सिस्टम इज फंक्शनिंग, अगर जो एनएडीपीएच को ले जाने वाला शटल सिस्टम है वो ज्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा, तब जो वैल्यू है उनकी वो आपकी 30 एटीपी के पास आएगी। तो यहाँ पर आपने दोनों बताने हैं, इसमें नंबर ऑफ एटीपी पर ग्लूकोज, ये ग्लूकोज अब यहाँ पर ये 30 हो सकता है फिर 32 हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि जो शटल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन्स शटल मेम्ब्रेन सिस्टम है वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लेक्चर को आप देख लेना, ठीक है। मैं इसको शेयर करता हूँ आपके ग्रुप में, ये जो स्लाइड यहाँ पे लिखा हुआ है इनको पढ़ लेना एक बार, कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको ज्यादा खींचेंगे तो और ज्यादा लंबा हो जाएगा ये। थोड़ा बहुत ही फर्मेंटेशन है, तो फर्मेंटेशन मैंने बताया था कि जो ग्लूकोज है ये बिना ऑक्सीजन के कन्वर्ट होता है आपका एथेनॉल के अंदर भाई। तो यहाँ पर जो केवल 2 एटीपी वो बनते हैं और आपका एसीटोल है और CO2 वो बनते हैं, एथेनॉल और आपका CO2 बनते हैं, तो ये होता है आपका फर्मेंटेशन, ठीक है। सेम इसी तरीके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बिना ऑक्सीजन के लैक्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पर भी केवल 2 एटीपी बनेंगे, मतलब अगर बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को आप बर्न करोगे तो नंबर ऑफ एटीपी डिक्रीज हो जाएगा और एसिड बनेगा, एसिड इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड, या फिर आप कह सकते हो हमारा एथेनॉल की फॉर्म में जो एसिड है वो बनता है, ठीक है। तो ये इतना ही था, और ये ओवरऑल फोटो पे यानी कि ग्लाइकोलाइसिस से लेकर एंड पेंटोज फोस्फेट पाथवे इसमें दिखा रखा है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ से स्टार्ट है, स्टार्च से हमने स्टार्ट किया था, सेलुलोज से कर सकते हो आप न्यूक्लिक एसिड से कर सकते हो, प्रोटीन से कर सकते हो, ये सारा मतलब इन जो भी फूड की फॉर्म में आप खाते हो, अब ऐसे तो नहीं ग्लूकोज ही खाते हो, आप तो प्रोटीन भी खाते हो, दालें में प्रोटीन होता है, ठीक है। आप सेलुलोज भी खाते हो, मतलब जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें सेलुलोज होता है, ठीक है। स्टार्च भी खाते हो जो आलू होता है हमारा, तो वो सारी चीजें कन्वर्ट होती हैं और उनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो जो पूरा पाथवे है इसका नाम हो जाएगा पेंटोज फोस्फेट पाथवे और फॉलोड बाय द सिट्रिक एसिड साइकिल पे, यानी कि ये जो फोटो है इट इज अ समरी, भाई आप जो फूड खाते हो उससे क्या क्या बनता है, जिसके आप यहाँ पर देखोगे। इससे अगर प्लांट की बात करें तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स हैं ये बन जाते हैं, सारे सारे एल्कलॉइड वगैरह बनते हैं, ये प्लांट का एक्चुअली, ठीक है। एटीपी एनएडीपीएच है, ये सारी चीजें ये बनती है, साइटोकिनिन ये आपके प्लांट हार्मोन से ये बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। अच्छा, पाइरुवेट से आप एलेनिन अमीनो एसिड बना के आप प्रोटीन बना सकते हो, यानी कि पाइरुवेट से आप प्रोटीन भी बना सकते हो डायरेक्ट, पाइरुवेट से आप एसिटाइल कोई बना के आप इसको बर्न भी कर सकते हो। एसिटाइल कोई से आप अलग अलग जो प्लांट हार्मोन है लाइक जिबरेलिन है, आपका एब्सिसिक एसिड है, आप स्टेरॉइड वगैरह ये बना सकते हो। आप लिपिड एंड जो दूसरी सबस्ट्रेट है ये भी बना सकते हो। तो मतलब जो प्लांट के अंदर जो चीजें बनती हैं उनका ये नहीं कि एक ही चीज बनेगी। हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा स्टार्च का ब्रेकडाउन हुआ, पाइरुवेट बना, पाइरुवेट से एसिटाइल कोई बना, इसे सेट्रिक एसिड साइकिल में गए और फिर एनर्जी बन गई यहाँ पर। मतलब इतना सिंपल नहीं होता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो जो चीजें हैं वो सारी सारी जुड़ी हुई रहती हैं जिसको हम पढ़ते हैं अंडर द अनदर टॉपिक नेम एज पेंटोज फोस्फेट पाथवे। तो ये कंप्लीट पाथवे इसको देख लेना किससे क्या बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, मैं स्टार्टिंग पॉइंट बता देता हूँ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, इससे अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं बनते रहते हैं। अगर आपने वो जो रीजनरेशन आपकी केल्विन साइकिल वाली रीजनरेशन आपको याद होगी, वही आपने करना है इसमें, मोस्टली वही है, ठीक है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फोस्फो ग्लू ग्लूकोन 6 फोस्फो
ग्लूकोनेट, उसके बाद राइबो 5 फॉस्फेट। तो ये अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं इसके बनते रहते हैं, राइबोज, जाइलोज, ग्लिसरीड एसिफोस्फेट, सेडाफ्लुलेज, उसके बाद फ्रक्टोज 6 एरेथ्रोज एंड ग्लिसरीड एसिफोस्फेट। आपको पता है लास्ट में जो ग्लिसरीड एसिफोस्फेट होता है, इससे अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं ग्लूकोज वगैरह वो बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये जो पेंटोज फॉस्फेट पाथ है आपकी बुक में ये दे रखा है, आप ये भी कर सकते हो या फिर आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक आप जो भी आपको याद रहो, सिंपल जो लगे वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये टॉपिक आपका खत्म होता है।